रामलाल जी का अच्छा खासा कारोबार है जो वो वर्षों से चला रहे थे। दोनों बेटे अमित और आयुष भी उन्हीं के साथ कारोबार में लग गए थे। रामलाल जी अपना सभी काम अपने बड़े बेटे की सलाह से किया करते थे। उनकी पत्नी विनीता जी स्वभाव से अच्छी थी और भक्ति भाव में लगी रहती थी। एक घर एक ही कारोबार पर फिर भी आपस में मतभेद हुआ करते थे। अमित बड़े होने के नाते अपनी ही चलाता था। घर के हर फैसले में उसकी ही चला करती थी। ये बात उनके छोटे बेटे आयुष को अखरती थी। अमित की पत्नी अर्चना भी अमित का बराबर साथ दिया करती थी। एक दिन घर के बाहर आकर अचानक से एक कार रुकती है और कार वाला कार की चाबी अमित को दे जाता है। नई कार को देखकर अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। भैया, आपने इतनी महंगी कार ले ली और मुझे बताया भी नहीं। आपने कब कार बुक की, जरा भी खबर नहीं लगने दी। घर में पहले से ही 2 कार है, तीसरी की ज़रूरत ही नहीं थी। आयुष ने कहा, अरे चुप कर, बोलता ही जा रहा है। कार ही तो ली है, कोई हवाई जहाज़ तो नहीं ले लिया। और मैं तुझे क्यों बताता, मैंने तो पापा को भी नहीं बताया। ये सुनकर आयुष चुप हो जाता है। आयुष अभी तक भी कुंवारा था और उसकी शादी के लिए लड़की देखी जा रही थी। वो अपने ही साथ पढ़ने वाली लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों को उसकी पसंद से कोई मतलब नहीं था। देवर जी, आपकी शादी में अपनी पसंद की लड़की से करूँगी। मेरी ममेरी बहन है, वो मुझे बड़ा मानती है और मेरे मामा जी का भी अच्छा खासा कारोबार है। अमित भी अर्चना की हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ भाई, ये प्यार व्यार छोड़, शादी जीवन भर का नाता है। और नीतू इस घर में आएगी तो हमें कारोबार में भी फायदा होगा। तू ज़्यादा मत सोच, प्यार तो शादी के बाद हो ही जाता है। अब तेरी भाभी और मेरी भी तो शादी पापा ने की थी। आज हम दोनों कितने खुश रहते हैं। रामलाल जी इस बारे में कुछ नहीं कहते। उन्हें भी लगता है कि बड़े बेटे बहू जो फैसला करेंगे वो सही है। और सास विनीता जी भी अपनी स्वीकृति देती है। आयुष और नीतू की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अर्चना की हर पैसे पर नज़र रहती है कि कितना और कहाँ खर्च हो रहा है। यूँ तो वो अपनी ममेरी बहन को देवरानी बनाकर ला रही थी, पर एक जेठानी की तरह वो सोच रही थी। परिवार की बड़ी बहू अर्चना चाहती थी कि जैसे उसकी शादी हुई वैसे ही छोटी की भी हो, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में अंतर था। 3 साल पहले जब अर्चना बहू बनकर आई थी तो कारोबार ठीक ही चल रहा था, इसलिए उसके लिए ज़्यादा महंगे कपड़े और जेवर नहीं बनवा पाए थे। अब 3 सालों में घर की स्थिति ही बदल गई। कारोबार ने नई ऊंचाइयों को छू लिया था। घर में लक्ष्मी बरस रही थी। वो तो विनीता जी ने छोटी बहू के लिए अच्छे कपड़े और महंगे जेवर ले लिए। ये बात अर्चना से सहन नहीं हो रही थी। उसे जलन होने लगी और वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी, आपने मुझे तो इतने जेवर नहीं चढ़ाए थे और छोटी बहू के लिए इतना कर रही हो। मुझे भी वो सभी जेवर चाहिए जो छोटी के लिए बना रहे हैं। घर की बड़ी बहू हूँ तो मेरा भी बराबर का हक बनता है। और ये रानी हार तो बड़ा प्यारा है, आपने मुझे तो कभी नहीं दिया, ये तो मैं ही लूँगी। अर्चना, तुम जब घर में आई थी तो परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। फिर जो
छोटी को जेवर चढ़ा रही हूँ, वो भी तुम पहन लेना। आखिर दोनों बहनें ही तो हो। नहीं मम्मी जी, जब तक नीतू कुंवारी है मेरी बहन रहेगी, पर शादी होते ही तो वो मेरी देवरानी बन जाएगी, और देवरानी जेठानी में तो बराबरी होती ही है। अब जो उसके लिए होगा वही मेरे लिए होगा। देवरानी का क्या भरोसा, कब गहने देखकर पलट जाए। विनीता जी समझ गई कि बड़ी बहू छोटी बहू आने से पहले ही उससे अपनी तुलना करने लगी है। उन्होंने वो ही किया जो अर्चना ने कहा। आयुष और नीतू की शादी हो गई। पहले आयुष नीतू को समझ नहीं पाया था, पर जब उसके साथ रहने लगा तो उसे भी एहसास हुआ कि नीतू बहुत ही अच्छे स्वभाव की और समझदार बहू है। वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है और मम्मी पापा की भी मन से सेवा करती है। इतनी अच्छी पत्नी पाकर आयुष भी खुश रहने लगा था। आयुष अपने मम्मी पापा और भैया भाभी का भी बहुत सम्मान करता था। भैया की कोई बात टाला नहीं करता था, और कोई भी काम करता था तो बड़े भैया से पूछकर ही करता था। भैया मुझे एक नया लैपटॉप लेना है, क्योंकि नीतू को चाहिए। उसकी भी कारोबार में रुचि है। उसके पापा और हमारा एक ही चीज़ का कारोबार है, तो वो भी आगे हमारे साथ काम करना चाहती है, ताकि उसका मन भी लगा रहेगा। आयुष ने कहा। आयुष मन तो घर के कामों में लगाए, और अर्चना भी तो घर में ही रहती है। बेकार ही नीतू को कारोबार से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे। घर की बहुओं का फर्ज है कि वो घर संभाले। बेकार की ही घर से ऑफिस जाएगी तो पीछे घर कौन संभालेगा। लेकिन भैया वो इसलिए तो लैपटॉप की कह रही है, ताकि वो घर भी संभाल सके और ऑफिस का काम भी घर पर रहकर कर सके। आयुष ने फिर से कहा। तभी अर्चना आ जाती है। ये क्या बात हुई, मैं भी तो 3 सालों से रसोई संभाल रही हूँ, और अब रसोई संभालने की बारी नीतू की है। तब ऑफिस का काम करने लगेगी तो घर का क्या होगा। कहने को घर से करेगी, पर समय तो देना ही होगा। अमित और अर्चना दोनों ने नीतू को लैपटॉप दिलाने से मना कर दिया। रामलाल जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि अमित और अर्चना जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। वैसे भी वो सब काम छोड़कर घर पर ही आराम करते हैं। उसके दोनों बेटों जो उसका कारोबार संभाल रहे थे, नीतू नई बहू थी और अर्चना की छोटी बहन भी थी, तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा वो अभी तो आई है, तो आते ही हर चीज़ की जिद करना सही नहीं है, इसलिए वो अपने घर संभालने में लग गई। एक दिन नीतू ने अर्चना के कहने पर मूंग दाल का हलवा बनाया, तो अर्चना ने सिर घर पर उठा लिया। मम्मी जी देखो तो हलवे की सिकाई भी अच्छे से नहीं हुई है, पूरा घी भी नहीं डाला और मीठा भी कितना कम है। मैं तो इतना अच्छा हलवा बनाती हूँ, नीतू को देखो इतना महंगा सामान बिगाड़ दिया। मैं तो इसे छोटी बहन समझकर लाई थी, पर मुझे क्या पता था कि इसको तो काम ही नहीं आता है। विनीता जी के कान भरने में अर्चना कम नहीं थी। वो तो किसी भी तरह चाहती थी कि उसकी सास और उसकी देवरानी में दूरियां बनी ही रहे। विनीता जी कुछ नहीं कहती, पर अर्चना नीतू की बनाई रसोई में कोई ना कोई नुक्स निकालवा कर
उसे डांट लगवाने में ही लगी रहती। विनीता जी भी समझने लगी थी कि बड़ी बहू नहीं चाहती कि घर में छोटी बहू की कभी भी तारीफ हो। एक दिन अमित भी ऑफिस से गुस्से से आया और विनीता जी से कहने लगा, मम्मी आज तो आपके लाडले बेटे ने नुकसान करवा दिया। आयुष को काम करने का जरा भी तरीका नहीं है, पढ़ा लिखा गंवार है। अरे बिजनेस में भी कोई भावनाएं देखी जाती है। बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से होता है। वो अनूपलाल जी को लाखों का माल बिना पूरा पैसा लिए दे दिया। अब बचा पैसा नहीं देंगे तो नुकसान हो जाएगा ना मम्मी। अनूपलाल जी हमारे पुराने ग्राहक हैं, अभी तंगी में हैं, माल बिकते ही वो पैसे दे देंगे। अब थोड़ा तो विश्वास रखना ही पड़ता है। अभी विश्वास करेंगे तो आगे भी वो हमसे ही माल लेंगे। आयुष ने अपनी सफाई दी। विनीता जी कुछ नहीं बोली क्योंकि उनका बोलना कोई मायने भी नहीं रखता है। घर में उनकी बड़ी बहू अर्चना की ही चलती थी। बेटा अमित तो वो ही करता था जो अर्चना चाहती थी और वो ही करता था जो अर्चना बुलवाना चाहती थी। अर्चना भले ही ऑफिस नहीं जाती थी पर उसे घर के कारोबार और लेन देन की पूरी खबर थी और वो कारोबार भी धीरे धीरे अपने नाम कर रही थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ी लिखी देवरानी घर के कारोबार में अपना सहयोग करे। अमित कागज़ और लेन देन रुपये पैसे का काम संभालता था और पैसा बैंक में जमा करवाता था। उसने आयुष को केवल बाहरी कामों के लिए रखा हुआ था। आयुष को भी अपने बड़े भैया पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब नीतू धीरे धीरे घर को और कारोबार को समझने लगी थी। आयुष आकर उसे रोज़ की बातें बताता था तो वो भी अपनी सलाह दिया करती थी। उसकी सलाह पर काम करने से आयुष को फ़ायदा होने लगा था, इसलिए वो जिद कर रहा था कि नीतू को भी बिजनेस में साथ में लिया जाए। अपने छोटे बेटे बहू की ये दशा देखकर अब विनीता जी को भी महसूस होने लगा था कि उन दोनों के साथ अन्याय हो रहा है। घर का कारोबार है तो दोनों भाइयों की बराबर से चलनी चाहिए, मगर यहाँ तो अमित हर बात में आयुष को दबा रहा है और अपनी ही मनमानी कर रहा है और उनकी पत्नी अर्चना उसका बराबर से साथ दे रही है। छोटा बेटा और बहू तो उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह गए हैं। रात को विनीता जी उन्हें कमरे में बुलाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे रहते अलग हो जाओ ताकि तुम दोनों अपने हिसाब से पूरा काम कर सको। यहाँ तो हर जगह बस अमित की ही चलती है, इसलिए आयुष पीछे रह गया है और नीतू भी कारोबार में अपना सहयोग नहीं दे पा रही है। मैं अपने छोटे बेटे के साथ में अन्याय नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इंसान हैं। ये सुनते ही अमित बौखला जाता है। मम्मी आप बंटवारे की बात क्यों कर रही हैं? हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है। मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगा। आयुष और मैं मिलकर काम तो कर रहे हैं, फिर सब कुछ बांटने की क्या ज़रूरत है? बेकार ही बिजनेस का बंटवारा होगा और जग हंसाई होगी। कोई जग हंसाई नहीं होगी। मैं चाहती हूँ मेरे छोटे बेटे बहू भी अपनी ज़िंदगी पूरी इज्जत से जिए। जिस तरह आयुष तुझे हर काम और बात के लिए पूछता है, वैसे तू तो कभी उससे नहीं पूछता है।
काम होने के बाद ही बताता है। आयुष और नीतू को भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा अधिकार है। वो दोनों सारी ज़िंदगी तेरे आगे पीछे ही नहीं घूमते रहेंगे। विनीता जी ने कहा, मम्मी आखिर आपने आज बता ही दिया कि आप मुझसे ज़्यादा आयुष से प्यार करती हो। वो ही आपका लाडला है। आपने हमेशा उससे ही ज़्यादा प्यार किया है। अमित चिल्लाकर बोलता है। पीछे से रामलाल जी आते हैं और अमित के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। नालायक, अपनी माँ की ममता और प्यार पर शक करता है। आयुष तो तेरे 4 साल बाद हुआ है। तुझे तो इससे 4 साल ज़्यादा प्यार मिला है। तुझे तो तेरी माँ ने बड़े लाड प्यार से पाला है। आज तेरे घोटाले की पोल खुल रही है तो अपनी माँ के प्यार पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। मैं कई दिनों से तेरी हरकतें देख रहा था। मैंने तेरे लेन देन की पूरी छानबीन भी करवाई है। तू काम तो आयुष से बराबर ले रहा है, पर जो पैसा आ रहा है वो ना घर में पूरा दे रहा है, ना ही बिजनेस में लगा रहा है। तूने अपने और अर्चना के नाम से ज़मीन और फ्लैट ले रखे हैं और घर में किसी को भी खबर नहीं है। धीरे धीरे सारा कारोबार हथिया लेगा तो आयुष और नीतू के हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। हम दोनों आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, तो ये दोनों तो सड़क पर आ जाएंगे। मैंने ही तेरी माँ से बंटवारे की बात की थी। बंटवारा होगा तो दोनों में बराबर ही होगा, नहीं तो तू तो पूरा कारोबार अकेला ही निगल लेगा और डकार भी नहीं लेगा। आयुष और नीतू ये सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर बड़े भैया और भाभी उनके साथ में धोखा कर रहे थे और उन्हें इसकी कानों कान भी खबर नहीं हुई। विनीता जी भी हैरान थी। उन्होंने भी एक थप्पड़ अमित को दे मारा। अपने ही माता पिता से धोखा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हमने तुझ पर विश्वास किया था। तेरे पापा ने सारा कारोबार तुझे सौंप दिया था। तू तो अपने मम्मी पापा और भाई का नहीं हुआ तो और किसी का क्या होगा। पर मैं माँ हूँ, मैं अपनी संतान के साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। रामलाल जी और विनीता जी ने मिलकर घर और कारोबार का बराबर से बंटवारा कर दिया। अमित और अर्चना को घर से अलग कर दिया। अब वो दोनों अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहने लगे। नीतू ने भी अब बिजनेस में बराबर हाथ बटाना शुरू कर दिया। दोस्तों, परिवार में लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, पर परिवार के ही कुछ लोग विश्वासघात कर देते हैं और सामने वाले का मन को ठेस पहुंचा देते हैं। कुछ पैसे और ज़मीन के टुकड़ों के लालच में वह अपने अपने सालों के रिश्ते को दांव पर लगाकर रिश्ते को कुचल देते हैं। परिवार का भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।